सो अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू अपन रेगुलर एन्युटी का कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता था? इमीडिएट एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी इससे हम लोग क्या समझ में आता है? व्हेन द और फर्स्ट पेमेंट, व्हेन द फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब स्टार्टिंग से अगर यदि आपका पेमेंट शुरू हो जाए, मतलब आपको यहाँ पे कोई भी गैप नहीं मिल रहा है, जिस दिन आपका लोन या इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ उसी दिन से आपका पहला पेमेंट शुरू हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन्युटी ड्यू या इमीडिएट एन्युटी। तो इसके अंदर अगर फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट का फॉर्मूला देखें, ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला अपन क्या पढ़ा था जब रेगुलर एन्युटी का बात किया था? इट वाज आर 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ये सेम फॉर्मूला आपका इसके लिए भी रहेगा, इमीडिएट के लिए, बस इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक 1 प्लस आई। 1 प्लस आई का भी मल्टीप्लाई होने का रीजन ये है क्योंकि पहला जो पेमेंट है ना, पहला पेमेंट आप आज का आज ही कर रहे हैं। आया बात समझ में? तो वो भी साथ साथ में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि इस तरीके से आप देखो, आज आपने लोन लिया तो ये जीरो पीरियड बोलते हैं, जिसको जिस समय आप लोन लेते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो उसको बोलते हैं जीरोथ पीरियड, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। रेगुलर में आपका पहला पेमेंट यहां से शुरू होता है, इस जगह से, फर्स्ट पीरियड से। आया बात समझ में? लेकिन जब आप इमीडिएट का बात करते हो, एन्युटी ड्यू का बात करते हो, आपका फर्स्ट पेमेंट यहां से शुरू होता है, जीरोथ से। इसीलिए जीरोथ बोला ना, इसीलिए आप इस चीज को समझना, अगर मैंने फर्स्ट पेमेंट आज किया ना तो जितना पेमेंट ना एज इट इज उतना ही लगेगा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बिकॉज आज का आज ही तो दे रहा है ना। अब अगर यदि फर्स्ट एक पीरियड जाने के बाद का बात करेगा, अगर पहला पेमेंट नंबर 1 पे दे रहा है तो ऑब्वियस सा बात है उस पैसा को हम यूज किया है तो उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। आया बात समझ में? इसीलिए हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 1 प्लस आई से। क्लियर? अब इस जगह पे ना आप इस फॉर्मूला को इस प्रकार में लिखना, आर इंटू एस 1 प्लस एन प्लस 1 बार डिवाइडेड बाई आई माइनस 1। इस तरीके से लिखने का इस पे रीजन ये है कि एन्युटी टेबल का जब आपका यूज आएगा तो आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो। आपको जो भी एन्युटी दिया हुआ रहेगा उससे सीधे इसको मल्टीप्लाई करना है। और रीजन ये भी है कि सोचो कि एन का वैल्यू अगर आपके पास 24 है, ठीक है, आपके पास एन का वैल्यू 24 है, आपको एन्युटी टेबल पे कौन सा नंबर चेक करना पड़ेगा? 25th नंबर, बिकॉज इट इज एन प्लस 1। आया बात समझ में? अगर एन का वैल्यू 26 है तो आपको कौन सा नंबर चेक करना पड़ेगा? 27th नंबर चेक करना पड़ेगा। इसीलिए इस तरीके से लिखना भी इंपॉर्टेंट है इस जगह पे। पहले अपन नहीं लिखा, वहां पे चलता था, कोई इशू नहीं था, बट इस जगह पे आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। बिकॉज एग्जाम में अगर आपको बोल देगा एन्युटी टेबल का यूज करो तो आपको यूज करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एन्युटी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में बोलेगा कि लॉग से यूज करो, मतलब लॉगरिथम वैल्यू का यूज करके आप कैलकुलेशन करो, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, लॉग का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा एग्जाम में। जैसे नॉर्मली अपन लॉग से वैल्यू निकालना भी आता है अपने को, कि लॉग टेबल अगर अपने को दे दे तो वैल्यू कैसे निकालता है वो भी अपने को आता है, बट आपको उतना भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में भी एज इट इज सेम फॉर्मूला अपन पढ़ा था, r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आई। इसमें भी क्या लग जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस आई से। क्लियर है? दोनों जगह पे अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू दोनों पे से मल्टीप्लाई किसको करना है? 1 प्लस आई से। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। देखो ए जो लिखा है ना, ए जब भी आपको दिख जाए ये बेसिकली बता रहा है प्रेजेंट वैल्यू, एस दिख जाए वो बता रहा है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अब ए के केस में एन माइनस 1 है और एस के केस पे एन प्लस 1 है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू का अगर केस आया, एन का वैल्यू 25 है तो आपको कौन सा लेना है? 24। प्रेजेंट वैल्यू के केस में, प्रेजेंट वैल्यू के केस में एन का वैल्यू अगर आपके पास 25 एग्जाम में आया तो आपको कौन सा वैल्यू चेक करना पड़ेगा? 24, एक कम, और फ्यूचर वैल्यू के केस में एक ज्यादा। क्लियर ये चीज? फिर आता हमारे पास अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड का मतलब क्या समझा था आप लोग? पोस्टपोन। जब हम लोग अपना फर्स्ट पेमेंट को क्या कर देते हैं? पोस्टपोन कर देते हैं, उस केस में हमारा सिनेरियो क्या बनेगा? उस केस में फ्यूचर वैल्यू का जो वैल्यू होगा ना, मतलब फॉर्मूला होगा, वो एज इट इज रेगुलर एन्युटी वाला ही होगा। एज इट इज क्या होगा? रेगुलर एन्युटी वाला। रेगुलर एन्युटी में क्या पढ़ा था? आर डिवाइडेड बाई आई 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। डेफर्ड एन्युटी के लिए और रेगुलर एन्युटी के लिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला
सेम, फ्यूचर वैल्यू बोलो या अमाउंट बोलो, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, आप इस जगह पे क्या कर रहे हो, पैसा अगर यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना, आप डेफर कर भी रहे हो, समझ लो 5 महीना डेफर कर दिया, 5 महीना डेफर करने के बाद में भी तो जिस दिन आप पैसा डाल रहे हो वही आपका फर्स्ट पीरियड होगा। बात समझ में आ रहा? आपने अगर यदि मैंने ये बोला कि अच्छा मेरे को ना इन्वेस्टमेंट करना है एक जगह, ठीक है ना, मेरे को समझ लो एसआईपी पे इन्वेस्टमेंट करना है, सोचा मैंने आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं 5 महीने बाद में, उसको मैंने 5 महीने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया ना, डेफर कर दिया। तो 5 महीने बाद में जब मैं पैसा डाल रहा हूँ उस दिन से वो कैलकुलेशन शुरू होगा ना, उस दिन से उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन मैंने सोच लिया उस दिन से लगना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है चीज? तो इसमें इशू नहीं है, लेकिन इशू कहाँ आएगा, प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू पे सिनेरियो समझो, 1 + i⁻m इंटू 1 - 1 + i⁻n डिवाइडेड बाई आई। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब समझना कि आपने कितने दिन के लिए पोस्टपोन किया है। इस जगह पे आप सोचो कि लोन ले लिया, 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक है। अब उसका पहला ईएमआई मान लो कि 10,000 रुपया है, ठीक है, 10,000 रुपया उसका ईएमआई है, और पहला ईएमआई आपका नेक्स्ट मंथ पे आने वाला है। तो आप नेक्स्ट मंथ की जगह उसको क्या कर रहे हो, 5 मंथ्स और एक्सटेंड कर दिया कि भैया नेक्स्ट मंथ हम दे नहीं पाएगा, 5 मंथ्स के बाद में हम आपको देगा। तो 5 मंथ्स जो आपने एक्सटेंड किया ना, वो एम का वैल्यू हो गया। बात समझ में आ रहा? 5 मंथ्स जो आपने एक्सटेंड किया वो क्या हो गया, एम का वैल्यू। कितना आपने पोस्टपोन किया, दैट इज योर एम का वैल्यू। और एन का मतलब क्या हो गया, कितने ड्यूरेशन के लिए आपका लोन बना था। क्योंकि लोन जब भी क्रिएट होता है वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए क्रिएट होता है कि भैया आपको 10 साल के अंदर आपको पूरा लोन क्लियर करना है। 10 साल के अंदर लोन क्लियर करना है, इसका मतलब 120 ईएमआई आपको देना। एक साल में 12 महीना, 10 साल में 120 हो गया ना, तो 120 ईएमआई आपको देना है। ये बात समझ में आ रहा? तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। और एम का वैल्यू क्या हो गया, कितने मंथ्स के लिए या कितने टाइम के लिए आपने उसको पोस्टपोन किया है। बात समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो 5 हो जाएगा। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो यहाँ पे आपके पास इस जगह पे फॉर्मूला इस प्रकार बनता है, a इंटू एम प्लस एन बार डिवाइडेड बाई आई माइनस ए इंटू, सॉरी नॉट इंटू, सॉरी सॉरी, ए सफिक्स में है, ए एम प्लस एन बार डिवाइडेड बाई आई माइनस ए एम बार डिवाइडेड बाई आई। वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बस ऐड करना है, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम है भी नहीं, जस्ट आपको ऐड करके वैल्यू निकालना, वैल्यू भी आपको एज इट इज एन्युटी टेबल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है इसका। एक बार फॉर्मूला सब नोट डाउन कर लो, देन विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। पहला सवाल अपने को क्या दिया हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ₹500 इज डिपॉजिटेड into a savings account that pays 12% per annum compounded monthly, ठीक है। फाइंड द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 6 years, यूज लॉग टेबल। यहाँ पे चीज को समझना आप, सबसे पहले आप आर का जो वैल्यू है वो लिख लो, कितना दिया हुआ है 500। क्लियर है? आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500। एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू कितना होगा, नहीं 6 years आपको दिया हुआ है ना, मंथली बोल रहा है, तो 6 × 12 कितना हो जाएगा 72। फिर आर का वैल्यू कितना होगा, 12% दिया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा 1%, तो 0.01। क्लियर ये चीज? अब सवाल क्या पूछा है कि भैया एट द एंड ऑफ 6 years आप अपने अकाउंट का बैलेंस बताओ। अपना अकाउंट का बैलेंस बताओ, इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू आपको निकालना है। 1 + i टू द पावर, ठीक है। आर का वैल्यू 500 इंटू 1.01, 1.01 टू द पावर 72 माइनस डिवाइडेड बाय 0.01। बोला इतना में कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई इश्यू किसी को? क्लियर है? अब आपको तकलीफ कौन दे रहा है, 1.01 टू द पावर 72, ये आपको तकलीफ दे रहा है। तो क्वेश्चन भी अच्छे से बोल के रखा है कि क्या यूज करना है, लॉग टेबल। तो लेट x इक्वल टू 1.01 टू द पावर 72, दोनों तरफ लॉग लगा लो,
log x इक्वल टू log x इक्वल टू, बोलो यहां तक कोई इश्यू क्लियर है सबका? अब ये log का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो log 1.01 है, पॉइंट के पहले एक डिजिट है, पॉइंट के पहले एक डिजिट, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। अब आपको क्या देखना है लॉग टेबल पे? 10 का 1, 10 का 1 निकालो फटाफट, वैल्यू बताओ फटाफट, मेरे को वैल्यू बताओ। जो लोग लॉग टेबल निकालना भूल चुके हैं, लॉग टेबल नहीं निकालना आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना, ठीक है? 0043 पक्का ना? आप लोग पे भरोसा कर रहा है? चलो अब 72 इंटू कर दो। यस, अभी तो एंटीलॉग भी निकल, तो 10 का 1 के साथ वो जो 1 2 3 4 5 6 है उससे भी तो निकालना पड़ता है ना लॉग में। तो 10 का 1 है ना, मेन डिफरेंस क्या है आपका? उसके बाद एक और वैल्यू होने से 0 पॉइंट 0.3 log x इक्वल टू 0.3096 चलेगा? तो x इक्वल टू एंटी लॉग 0.3096। अब एंटी लॉग अगर मेरे को निकालना है, पहले ये देखो कि पॉइंट के पहले डिजिट क्या है? 0। जो भी आपके पास नंबर रहे ना पॉइंट के पहले, उसके साथ 1 ऐड कर दो, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 1। फिर से बता रहा हूं, पॉइंट के पहले जो भी आपके पास नंबर रहे, पॉइंट के पहले जो भी आपके पास नंबर रहे, उस पे +1 ऐड कर दो। 0 पे +1 ऐड करोगे 1 ही होता है, तो इस तरीके से इंटू 10 टू द पावर 1। अब आप एंटीलॉग टेबल खोलो, उस पे 0.30 का 9th वैल्यू देखो और 6th मीन डिफरेंस देखो, 2040 कितना आ जाएगा? 0.2040 ऐड होने के बाद ना 0.20, पक्का ना? तो आपके पास आ जाएगा 2.040। कोई दिक्कत? अब बस लगा दो वैल्यू, 500 इंटू 1.01, 2.040 -1 डिवाइडेड बाई 0.01। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? 0 -1 इंटू 52,550 ये आ रहा है क्या? सॉरी 52,520। एक बार आंसर चेक करो, यही है क्या? 52,520 आंसर यही है? चलो, तो ये चीज क्लियर है, कोई इश्यू इसके अंदर? तो अगर आपके पास कोई भी सिचुएशन आ जाए जहां पे लॉग का यूज करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा बात ये है कि लॉग का वैल्यू आपको मिल जाएगा एग्जाम में। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर यदि लक खराब हो, वर्स्ट केस सिनेरियो लक खराब भी होने से आपको निकालना आता है, तो उसका टेंशन मत लेना। क्लियर ये चीज? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने को क्या क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹1000 पेएबल क्वार्टरली फॉर 6 years इफ द मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो पहले आप यहाँ पे गिवन कंडीशंस लिख लो। आर का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? ₹1000। ये बात समझ में आ रहा है? एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्वार्टरली बोल रहा है, तो 6 साल है, 6 इंटू 4 24। क्लियर ये चीज? आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8%, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 4 2, सो इट विल बी 0.02। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सीधा एनवीटी टेबल का आप यूज कर लो। क्लियर ये चीज? तो एनवीटी टेबल का जब आप यूज करोगे तो आप फॉर्मूला क्या बिठाओगे? एनवीटी टेबल का जब आप यूज करोगे तो फॉर्मूला क्या बिठाओगे? P इज इक्वल टू R 1 प्लस, कोई दिक्कत इसमें? चेक कर लो, कोई इश्यू इसके अंदर? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, 2 मिनट, ठीक है? आपके पास जो वैल्यू अवेलेबल होगा एन्युटी में, एन्युटी टेबल में, वो ये होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं? एन्युटी टेबल पे जो वैल्यू मिलेगा आपको, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? वो वैल्यू को पुट करना, +1
इंटू आर। बात समझ में आ रहा है? अब एन्युटी टेबल पे जब आपको जाना है तो आप कैसे जाओगे, ये देखो। आर का वैल्यू आप पुट कर दो 1000 रुपीज, 1 प्लस ए, एन का वैल्यू आपके पास कितना 24, 24 में से एक घटा दो, कितना हो जाएगा 23। 23 पे आप कौन सा वैल्यू चेक करने वाले हो, 2% वाला 0.02। अब खोलो एन्युटी टेबल, ठीक है। एन्युटी टेबल का प्रेजेंट वैल्यू निकालो बाबू, प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी टेबल का प्रेजेंट वैल्यू, उस पर 23 पे 2% पे जाओ, 23 2% पे है आपके पास 18.2922। 1000 1 प्लस 18.2922, तो कितना हो जाएगा 1019.2922। बोलो कोई दिक्कत? तो फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा 19292.2। ये आंसर है, चेक कर लो एक बार। कोई इश्यू इसके अंदर? क्लियर है? अब मेरे को इतना बताओ कि एग्जाम में एनवीटी टेबल भी आ जाए, क्या चीज 2922 लिख दो, सॉरी सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं। 19,292, ठीक है। अब एग्जाम में अगर यदि आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, कोई इश्यू है एनवीटी टेबल से, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत? अक्षरटम अभी क्लियर है, समझ में? देखो चीज समझना, ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में बच्चा लोग क्या करता है ना, एनवीटी टेबल से भैया वैल्यू देख लिया, सब कुछ कर लिया, एनवीटी टेबल से वैल्यू हमको मिला 182922। अब ये पूरा की जगह 18.2922 पुट कर देगा और उसको मल्टीप्लाई कर देगा 1000। ऐसा नहीं है, ये जो वैल्यू है ना, ये एनवीटी टेबल से मिलेगा, उस पर आपको +1 ऐड करना है, फिर आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने को क्या दिया हुआ है, find how much should be deposited in a bank at the beginning of each quarter in order to accumulate rupees 12,000 in 5 years if the bank pays interest at 8% per annum compounded quarterly। यहाँ पे चीज को समझना, फाइंड हाउ मच शुड बी डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट। आपको फ्यूचर के अंदर चाहिए 12,000 रुपया। बात समझ में आ रहा है? फ्यूचर में आपको कितना चाहिए, 12,000 रुपीज आपको चाहिए। मतलब आपको जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ ना, अमाउंट दिया हुआ, या आप बोलो फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ, कितना हो गया 12,000 रुपया। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हो 5 ईयर्स। अब कुछ दिया हो क्वार्टरली, तो 5 इंटू 4 20। क्लियर? और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 0.02। बोले इसमें कोई इश्यू? ठीक है। और कुछ है? अब आपको निकालना है आर का वैल्यू, तो एक बार फॉर्मूला फटाफट से लिख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू आर इंटू 1 प्लस आई, और सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो इन्वर्टी वाला लिखना पड़ेगा ना। आर इंटू 1 प्लस क्या था, एस एन प्लस 1 बाई आई -1। तो फ्यूचर वैल्यू आपको दिया हुआ 12,000, ठीक है। आर का वैल्यू निकालना है, और ये कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 0.02 -1। अब फ्यूचर वैल्यू वाला टेबल पे जाओ, मतलब अमाउंट वाला टेबल पे जाओ, उस पे देखो 0.02 पे 21 नंबर, अमाउंट ऑफ एन एन्युटी 0.02 पे 21, 25 25.7833 -1, तो 24.7833 इक्वल टू आर। तो इस पे आर का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आर का वैल्यू आपके लिए कितना आ जाएगा, चेक करते हैं। 12,000 डिवाइडेड बाई 12,000, 24.7833
484.19, आर का वैल्यू आ रहा है 484.19, आंसर दिया हुआ 484.20, हो जाएगा? कोई इश्यू इसके अंदर? क्लियर है सबका? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ ₹1500 ईच, ठीक है? द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 7th ईयर एंड द लास्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 16th ईयर इफ मनी इज वर्थ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली यूजिंग एन्युटी टेबल। अब यहाँ पे चीज समझो, क्वेश्चन को पढ़ के एक चीज तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन किसका? डेफर्ड एन्युटी का। क्वेश्चन किसका है? डेफर्ड एन्युटी का। एक लाइन को आप अच्छे से पढ़ना कि एक तो आर आपको दिया हुआ 1500 रुपया, इतना वो पेमेंट करने वाला है, ठीक है? इस लाइन को अच्छे से पढ़ना, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 7th ईयर, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 7th ईयर, इसका मतलब डेफर कितना गया? 6। 7वां बार में तो पेमेंट कर ही दिया ना, तो डेफर कितना किया? वो 6 पेमेंट डेफर किया, मतलब एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। क्लियर? एंड लास्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 16th ईयर, लास्ट पेमेंट जो था ना वो कब दिया? 16th ईयर पे लास्ट पेमेंट किया था, समझ में आ रहा? 16th ईयर पे लास्ट पेमेंट वो किया था, तो एन का वैल्यू कितना? टोटल पेमेंट कितना किया? 10 किया ना भाई। 6 से 16, 7 से 16 तुम जाएगा, 7वां बार में क्या? 7th 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल पेमेंट कितना किया? 10 पेमेंट किया ना, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? टोटल जितना पेमेंट कर रहे हो वो होता है एन, कितना आपने डेफर किया वो हो गया एम। बात समझ में आ रहा है? एनवीटी टेबल का आपको यूज करना है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा? आर एम प्लस एन बाई आई माइनस, ठीक है? आर का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 1500, और ये कितना हो जाएगा? 6 + 10 16 डिवाइडेड बाई 0. अच्छा आई ले लिखा ना, 0.07 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.07, तो प्रेजेंट वैल्यू पे जाओ, 16 का 0.07 देखो और 6 का 0.07 देखो। एनवीटी टेबल पे जाओ, उसका प्रेजेंट वैल्यू पे 16 का 0.07 एंड 6 का 0.07। 16 का 0.07 आपके लिए हो जाएगा 9.4467, 9.4467, और 6 का 0.07 हो जाएगा 4.7665, 4.7665। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 9.4467 माइनस 4.7, कितना हो जाएगा? 4.6802, 1500 इंटू 4.6802 तो आ जाएगा 7020.3, यही आंसर है। यस, क्लियर ये चीज? कोई इश्यू इसके अंदर? चेक कर लो एक बार, ठीक है? तो ये था आपका डेफर्ड एन्युटी का क्वेश्चन। 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 5th नंबर होमवर्क रहेगा, 6 नंबर अपन करते हैं अभी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Sheila purchased a washing machine paying ₹5,000 down payment and promising to pay ₹200 every month for 3 years. The first being made at the end of first year. Find the cash price of the washing machine assuming that money is worth 9% per annum compounded monthly. तो R का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 200। M का वैल्यू क्या हो जाएगा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बोला है, इसका मतलब 12th मंथ में पहला पेमेंट दिया था, ठीक है? तो 11 पहले का 11 पेमेंट क्या कर दिया? डेफर कर दिया, तो एम का वैल्यू कितना हो गया? 11। और टोटल कितना समय पे उसको देना था, मतलब कितना समय उसको लेना था पेमेंट क्लियर करने के लिए? 36। वो बोला ना कि 3 साल में क्लियर कर देगा, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36, ठीक है? और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो 9 डिवाइडेड बाई 1200, so it will be
0.00, तो प्रेजेंट वैल्यू इसका निकाल लो, आर ए एम प्लस एन डिवाइडेड बाय आई माइनस, तो आर का वैल्यू कितना है 200, ए का वैल्यू ये हो गया 47 डिवाइडेड बाय 0.0075 माइनस कितना रही है वैल्यू 47 का बताना 39.4862 39.4862 39.4862 माइनस 10.5207 10.5207, ठीक है। तो इनको माइनस करने पे कितना आ रहा है 28.965 कितना 28.9655 9655, तो इनको मल्टीप्लाई करेगा तो 57, 93.1 क्लियर। तो ये तो आ गया प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन अपने को क्या निकालना था, तो इसको प्लस कर एक्चुअल प्राइस निकालना था ना वॉशिंग मशीन का। तो एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगा 5793.1 प्लस इस पे ऐड कर दो 5000 रुपीज, कितना हो जाएगा 10,793 पॉइंट। कोई इश्यू इसके अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे कंप्लीट हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी विच इज चैप्टर नंबर 14। क्लियर।